हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की क्लास आपकी होती है 5 बजे वाली, क्या सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास। आज जो है, आज की क्लास में एक्चुअली हम हिंदी में एक छोटा सा पद्यांश भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ फिर आपका सेक्शन जो आपका पेडागॉजी सेक्शन होता है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों ही चीज़ें आज देखने वाले हैं। हालांकि मैं हिंदी के गद्यांश पद्यांश उतना नहीं कराती हूँ क्योंकि उसमें इतना कुछ खास रहता नहीं है कि सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो। स्पेशली जो सीटेट लेवल पे आता है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। आप बेसिकली हिंदी में सब स्टोरी या कुछ भी लिखा रहता है और उसको समझ के ही करना रहता है। बट फिर भी एग्ज़ाम आ रहा है, कई लोग पहली बार अटैम्प्ट करने जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। और लाइव क्लास की जहाँ तक बात है, देखिए मुझे ज़्यादा सूटेबल पड़ता है कि मैं लाइव ही लूँ, मतलब प्रीमियर लगाऊँ, मुझे ज़्यादा अच्छा पड़ता है, सूटेबल पड़ता है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से चैनल के एनालिटिकल्स में, तो इस वजह से मैंने बीच बीच में क्या स्किप करना स्टार्ट किया। कुछ दिन की बात है, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वैसे ही मैं फिर से जैसे हमारा चल रहा था प्रीमियर ही करूँगी। इसलिए सुबह की क्लास मैंने स्पेशली जो है प्रीमियर स्किप कर दिया है उसको। तो प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखिए। आपको पता है लर्निंग नीट के बारे में कि स्ट्रगल्स में ही ज़िंदगी कट रही है लर्निंग नीट की, तो आप सब थोड़ा सपोर्ट बना के रखिएगा। चलिए देखेंगे, अब आ जाएंगे क्वेश्चन में। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। तो देखिए, एक छोटी सी कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी की, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। वैसे सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए, लेकिन ये बहुत छोटी है, इसमें टाइम नहीं लगेगा और हिंदी से है, हमें इसका कोई अर्थ भी निकालने की स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम नॉर्मल पहले इसे पढ़ लेते हैं। मन मोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे, भारत देश की बात हो रही है ना। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी। तो अब आते हैं हमारे प्रश्न पे। तो कवि के अनुसार रत्नेश किसको कहा गया है? रतन को, इंद्र को, सागर को, वर्षा जल को। तो देखिए, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है ना। तो अब यहाँ पे कौन है जो धुलता है? चरण, चरण पखारता है कौन? मतलब धरती पर जो चीज़ें अवेलेबल है उनमें से आपको गेस करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सागर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा सागर। ठीक है। यहाँ सब अंग में सजे हैं, इसका क्या आशय है? तो हमारी लास्ट की जो 2 लाइन थी कि जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे ये सारे सबके अंग में सजे हैं, वो देश कौन सा है। तो अंग में सजे हैं का क्या आशय? प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग में सजे हैं, देश के प्रत्येक भूभाग में सजे हैं, अंग अंग में सजे हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्योंकि बात किसकी हो रही है, ये पूरी जो व्याख्या की गई वो एक देश के बारे में है ना, हमारे देश के बारे में बात हो रही है ना। तो हमारा जो केंद्र है वो क्या है? देश है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, सॉरी बी सही होगा। देश के प्रत्येक भूभाग में सजे हैं, इसका अर्थ। मुकुट रूपी क्या है? स्वर्ग, मनमोहन प्रकृति, रतन जड़ित भूभाग या हिमालय। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बन गया होगा, फिर भी मैं दिखाऊंगी ये कहाँ पे था। जिसका मुकुट हिमालय, तो हिमालय इसका मुकुट है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? ऑप्शन नंबर 4। सुधा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये अब इसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बता लीजिए पर्यायवाची शब्द से है प्रश्न। तो सुधा का अर्थ एक्चुअली जो होता है वो होता है अमृत। ठीक है, अमृत होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मेघ, सुधांशु, मधु और सोम, ये 4 आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब बताइए इनमें अमृत का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है आपका 4। सोम जो है वो सुधा का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल। चलिए अब इसी के साथ हम देख लेंगे हमारा अगला प्रश्न। रसीले में प्रत्यय है क्या? रस, इले, ले, रे, आई मीन र, सॉरी नॉट रे। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा आंसर जो है ईले लगा हुआ है। रस धन ईले, रसीले बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। मनमोहिनी प्रकृति है कैसी? वह दृश्य जिसे भूला नहीं जा रहा, मन को मोह लेने वाली प्रकृति, आकर्षक जहान या सुख स्वर्ग से संपन्न। यहाँ पे भी आपको पद्यांश देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनमोहिनी प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो यानी मन को मोह लेने वाली प्रकृति, सीधे सीधे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाता है। चलिए आ जाएंगे थोड़ा सा पेडागॉजी सेक्शन में। अब यहाँ पे मेन आपको थोड़ा फोकस कर लेना है।
पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। कोई अंश पढ़कर उस पर प्रश्नों का निर्माण करवाना बच्चों से, इससे होता क्या है? चलिए ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 गेस किया था तो सही है। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होगा। बच्चे कोई चीज़ पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ पर प्रश्न का निर्माण तभी हो सकता है जब उस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाता है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है क्या? शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना या शब्दों की व्याख्या करना। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अगर हम अनुमान लगाने के अवसर देते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि हम सीधे सीधे अर्थ स्पष्ट कर देंगे तो उसमें बच्चों का कोई दिमाग नहीं लगा, हमने बता दिया, बच्चों ने सुन लिया, कुछ बच्चों को याद रहेगा, कुछ को नहीं भी याद रहेगा, उनका अपना कोई दिमाग नहीं लगा। लेकिन अगर वो शब्द कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है इसको देख के जब वो खुद अनुमान लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तर्क लगाते हैं, सेंस समझने की कोशिश करते हैं, वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं कि उस वाक्य का क्या सेंस निकल रहा है। तो बहुत सारा जो है इसमें बच्चों का विकास हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी, उसमें पाठ्य पुस्तक क्या हेल्प करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो एक भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें भाषा की सभी छटाएं मौजूद होती हैं। नॉर्मल आप कोई हिंदी बुक ही ले लीजिए, आप 7th 8th 6th किसी भी क्लास की उठा लीजिए, तो आप देखेंगे उसमें कविता भी होगी, उसमें कहानी भी होगी, उसमें एकांकी भी होगी, उसमें निबंध भी होगा, एक न एक यात्रा वृतांत भी होगा, उसमें दोहे चौपाई इस टाइप की भी एक चैप्टर इंक्लूड होगा। तो यानी कि भाषा की विभिन्न छटाएं जो है, व्यंग भी होगा, प्रस्तुत करती है एक पाठ्य पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर 2 से होता है, बच्चे काफ़ी चीज़ें इससे जान जाते हैं। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी में, अभिनय की कुशलता में, लेखन कौशल का विकास या संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, क्योंकि एकांकी का जब बच्चे पठन करते हैं तो वो बोल बोल के करते हैं और उसमें डायलॉग्स होते हैं, और डायलॉग्स को जिस तरह से जो भाव है उस डायलॉग का, जैसे कोई डरने वाला भाव है तो डरते हुए बोलेंगे उसे उतार चढ़ाव के साथ, कोई एकदम क्रोधित होने वाला डायलॉग है तो उसको उस तरह से बोलेंगे, गुस्से में इसका एक्सप्रेशन देते हुए बोलेंगे। तो ये जो है हेल्प करता है संदर्भ के अनुसार, या जो भी संदर्भ है उसके हिसाब से उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने का। टोली शिक्षण में क्या होता है अभी देखिए। कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है, बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता, या अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है टोली शिक्षण में। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता या भाषा की कठिनाई स्तर। भाषा का कठिनाई स्तर एक्चुअली। अर्जन जो नॉर्मली कोई ऐसा फॉर्मल रूप से हम नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास वातावरण में जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं उस हिसाब से हम सीख लेते हैं भाषा वहाँ की, है ना। अधिगम मतलब प्रॉपर जो हमको पढ़ाया जाता है एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं, मतलब कोई एफर्ट करके सीखते हैं। भाषा अधिगम में हम एक कोशिश करके सीखते हैं, भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होता है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, यानी भाषा सीखने का जो सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया कि स्वाभाविक रूप से होता है और इसको एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है। तो ये इसका मेन अंतर हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। क्या बोला है? जो उद्देश्य ना हो वही बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं, विषय की अनुकूलता के से अधिक भाषा शैली को महत्व देना ये नहीं है, बाकी सारी ही चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, इसके उद्देश्य के अंतर्गत। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए। और अब हमारा फेसबुक ग्रुप भी है लर्निंग नीट के नाम से, तो आप अगर फेसबुक पे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे यूज़फुल कंटेंट पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आप सभी को आपस में एक दूसरे से हेल्प मिले, क्योंकि शिक्षण काम ही ऐसा है, लर्निंग एंड टीचिंग चीज़ ही ऐसी है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है बालक को विचलित कर देने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव में आता है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह अगर हैं तो, नॉट नेसेसरी, तो प्लीज़ अगर हेल्प कर सकते इतनी तो कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।